नीतीश कुमार जी जनता दरबार में मिलने के लिए लोगों को 2-2 महीना 3-3 महीना का टाइम देते हैं, डीएम अप्रूवल नहीं करेंगे तो जनता दरबार में मिल नहीं सकते। बिहार में इतने सारे लोग हैं, सब नीतीश कुमार से मिलने चले तो कैसे मिलेंगे? कैसे नहीं मिले? आप अपॉइंटमेंट हमारे एक ही लोग है ना जी, तो एक लोग आदमी पूरे बिहार के 12 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे मिलने के लिए, तो कैसे मिलेंगे? 12 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं तो इसका क्या रीजन है? ठीक है, आप सवाल में नहीं, 12 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं नीतीश जी के यहाँ जनता दरबार में, इसका क्या रीजन है? मैम एग्जाम्पल बताइए। आपको तकलीफ है, आप पीड़ित हैं, तभी तो आप गुहार लगाने जा रहे हैं ना। तो उनका निदान तो हो रहा है, जनता दरबार तो लगा रहे हो। जनता दरबार लगा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नया बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल, और अभी एक खास मेहमान से हम आपको मिलाएंगे। लोजपा के नेता है, उनसे बात करेंगे। और बहुत सारी चूंकि आप बिहार घूमते हैं और बिहार की खबर जानते हैं तो समझ ही सकते हैं बिहार में क्या अभी चल रहा है, वो सारी चीज इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर से मिलवाइए, हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, मैं चिराग गुप्ता, एक्स जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास IT सेल से होता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है पदयात्रा की, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बिहार और खासकर बेगूसराय में, चूंकि मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ, मेरा गृह क्षेत्र होता है बेगूसराय, तो बेगूसराय में के लिए तो आवाज उठाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चूंकि सामाजिक व्यक्ति अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो ये फिर कहीं ना कहीं एक तरह से बोल सकते हैं कि दबंगों का मनोबल, जो गलत प्रवृत्ति के हैं उनका मनोबल बढ़ता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। जैसे आज का ही मैं आपको मामला बता रहा हूँ, उत्पाद विभाग बेगूसराय के जी बेगूसराय के उत्पाद विभाग में उनके द्वारा छापेमारी किया जा रहा है। वो अपने कानूनी प्रोसेस से है, जो है सही है। लेकिन एक ही जगह से, एक ही गांव के 47 50 आदमी को उठा लेना, जो मैं मानता हूं करप्शन है, लेकिन इसमें 47-50 आदमी को उठा लेना जिसमें 70% निर्दोष है और 30% दोषी है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा, मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कानून ऐसा बना दिया, कानून में आप बार बार संशोधन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका शराबबंदी विफल है। वो इसलिए विफल है, पहले तो था कि जो शराब पी के मेडिकल में आ रहा है उसको आप जो कारावास जो सरकार के तरफ से जो निर्देश दिया उस पर काम। लेकिन अब क्या हुआ कि अब सरकार बोल रही है, नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि शराब पीने वाले को नहीं पकड़ा जाए, शराब बेचने वाले को पकड़ा जाए। लेकिन ये सराहनीय है, ये कदम मैं उनका सराहनीय मानूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जौ के साथ घुन भी पिसाता। आज के डेट में बेगूसराय मद्य निषेध विभाग जाकर आप देखें, उनके कारावास को देखें जिसमें सारे बंदियों को रात को, जिसके कारण आपको NH-31 भी कल उसको ब्लॉक किया गया था, जाम किया गया था, धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बहुत सारे बेगूसराय से पटना जाने वाले, पटना से बेगूसराय आने वाले 6-6 घंटा रुके हैं। उसमें एम्बुलेंस भी है, बहुत कुछ है। तो मतलब क्या मतलब होता है, कुछ आप मैसेज तो दीजिए। सर एक सवाल ये बताइएगा कि आप चिराग पासवान की पार्टी से हैं। जी। चिराग पासवान भी युवा नेता है, जी है? और अभी आप उत्पाद विभाग के ऊपर एक सवाल उठा रहे थे। जी। तो बिहार में जिस तरह से माहौल अभी चल रहा है, जो बिहार का माहौल है, जो करप्शन है, बहुत सारे अभी हाल फिलहाल आप देखे होंगे कि नवादा में एक ही परिवार के 6 लोग जो सुसाइड कर लिए कर्ज के तले, उस पर क्या आप विचार रखें? सबसे पहले तो मेरी संवेदना, गंभीर संवेदना उस परिवार के लिए है। और ये बहुत ही दुखद तो है ही, लेकिन बिहार सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक है ये घटना। बिहार सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है, चूंकि सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी वहां पहुंच के संतावना दे रहे हैं, उनको दिलासा दिला रहे हैं। अरे भाई, एक परिवार के 6 आदमी, एक आदमी मर जाता है तो क्या गुजरती है, 6 आदमी मर जाना कर्ज के तले, इस तरह से। मतलब जो साहूकार लोग हैं, जो अनऑथराइज तरीके से, बिहार में अनऑथराइज तरीके से, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं सूद पे पैसा लगाना, तो इस तरह का ये प्रचलन जो है बिहार। और सबसे दुख की बात ये है भाई, मैं स्पष्ट बोलूंगा, सबसे दुख की बात ये है कि इस मुद्दे पे बिहार सरकार के मुखिया
आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार वहां जाना संभव नहीं समझे, एक बार उनका कोई मीडिया में कोई बयान नहीं आया, एक बार उन्होंने कभी मीडिया में या फिर अपने पार्टी के प्रवक्ता के थ्रू भी कोई एक ऐसा संवेदनशील घटना हुआ है उस पर आप टिप्पणी नहीं देते, तो आप किस काम के आप मुखिया हैं? तो ऐसे मुखिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सवाल, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी जो है एक मिलने नहीं गए या अपने प्रवक्ता को नहीं भेजे, लेकिन नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंदर है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की घटना कैसे हो जा रहा है? हकीकत मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, हकीकत ये है, नीतीश बाबू और बिहार सरकार के मुखिया जो होते हैं नीतीश बाबू, ये इनका कोई भी पदाधिकारी कहीं कुछ बात नहीं सुनता है। जी सर मैं कर लूंगा, ठीक है सर मैं देख लूंगा, उसके बाद वो करेगा अपने मन से। इनका शासन और प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं रहा है और ये अपना जनादेश खो चुके हैं भाई। तो जनादेश खो चुके तो फिर सत्ता में कैसे है? सत्ता में आप जुगाड़ू जनादेश तो नहीं है। तो पार्टी चिराग पासवान जी ने पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ने से बोला था कि जहां जहां हमारे पार्टी के जदयू पार्टी के प्रत्याशी होंगे वहां मेरी प्रत्याशी का जनादेश, इनकी जमीन राजनीतिक जमीन खिसक रही है। नीतीश जी, मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि आप नैतिकता के आधार पे, अगर आपके अंदर अपना कुछ आत्मसम्मान है, आप, मैं मानता हूं आप उम्र में बड़े हैं, अनुभवी हैं, सब कुछ है, लेकिन आप जुगाड़ करके आप सरकार, मतलब आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए। एक मिनट इस पर आपको रोकना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि लगातार 15 सालों से वो मुख्यमंत्री है, तो आखिर जब तक जनता का सहयोग नहीं है तो कैसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं? दूसरा सवाल ये कि उनके पार्टी के कुछ नेता है जो कह रहे हैं कि वो पीएम मटेरियल है, इन पर आपका क्या राय है? देखिए, सपना देखना सबका काम होता है, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, हम भी सपना देख सकते हैं कि हम राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो वो कोई मैटर नहीं है। और नीतीश जी इस रेस में बहुत कोसों दूर है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि बिहार के नेता है, अगर मुख्यमंत्री बन जाए, बिहार के नेता से बिहार संभाल नहीं रहा है, आप देश संभालिएगा। 15 साल से तो मुख्यमंत्री बनी है, 15 साल से जुगाड़ करके मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार में दम, इतना ही दम है तो अकेले चुनाव में उतर के दिखाए। जैसे चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उस लड़के को, उस व्यक्ति को दाद देना चाहिए जो अकेले चुनाव में खड़ा होकर नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पे लाके खड़ा करता है। एक सवाल और, बार बार आप अपने बात में आप चिराग पासवान जी का नाम जी, तो आने वाले जो 2024 का चुनाव है जी, तो इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है, और चिराग पासवान जी का क्या भूमिका रहेगा 24 के चुनाव में? निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी आने वाले चुनाव 2024 में मास्टर स्ट्रोक तो उन्हीं के पास है। फिलहाल बिहार में देखा जाए, क्योंकि आप भी पत्रकारिता से बिलोंग करते हैं तो आपको भी अनुभव होगा, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। और चिराग जी एक ईमानदार, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और युवाओं का ही नहीं, पूरे बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, सभी वर्गों का आशीर्वाद है। और चिराग जी, सबसे बड़ी बात है कि चिराग जी कभी जात की राजनीति नहीं की है। वो उनके पार्टी में अगर देखें तो उनके पार्टी में बढ़िया पदाधिकारी हैं। माननीय राजू तिवारी जी हैं, संजय पासवान जी हैं जो प्रधान महासचिव होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं, उल्लास पांडे जी हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं जो आपके युवा प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, अमित कुमार रानू जी हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष आईटी सेल से होते हैं। तो ये लोग, ऐसा नहीं है, ये लोग अपनी, आप आए दिन देख रहे होंगे डेली भी, आप चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग 2 मिनट में न्यूज देख लेता है। तो ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये राजू तिवारी जी, जितना भी बिहार प्रदेश कमेटी के बढ़िया पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी संगठन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जो दम होता है, या जो बोलिए एड़ी चोटी से मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत रंग लाता हुआ भी दिख रहा है। एक सवाल आपके पार्टी को टूटने को लेकर है, हालांकि वो सवाल नहीं कर रहे थे कि आपका पार्टी टूट चुका है 2 गुट में, एक पशुपति पारस जी है, दूसरे चिराग पासवान जी हैं। तो जब चिराग पासवान जी के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे तो उनको लोग राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे। तो अभी के समय में मौसम वैज्ञानिक कौन है, पशुपति पारस जी या चिराग पासवान जी?
ये सवाल का जवाब तो शायद मेरे से बेहतर आप बता सकते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं, आप पार्टी के नेता हैं तो आप बताइए। मैं पार्टी का नेता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि आज के तारीख में अगर बिहार में चिराग पासवान को देखा जा रहा है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान एक उभरते हुए सितारा है बिहार राजनीति में। बहुत सारे ह्यूमर्स भी उठते हैं, क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से कोई प्रवक्ता या अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अंदर की बात कर सकूं। लेकिन जहां तक बात है चिराग पासवान जी की, तो ये जमीनी स्तर से संघर्ष किए हैं, क्योंकि इनके साथ बहुत सारा इंसिडेंट्स हुआ है बंगला खाली कराने के लिए। अगर एक बात मानी, बंगला खाली 12 जनपद एक बिहारियों के लिए एक आश्रय तो था। कोई एम्स में दिखवाने जाते थे या कहीं दिखवाने जाते थे, दिल्ली जाते थे, कहीं नहीं रुकना है तो उनके यहाँ तो व्यवस्था, खाने का, पीने का, रहने का, सब कुछ व्यवस्था होता था। तो ये चीज छीन जा। लेकिन पारस जी का मैं विरोध नहीं करता हूँ, पारिवारिक है, चलिए ठीक है। अलग पारिवारिक मैटर इतना उभर कैसे गया? आखिर पारिवारिक आप कैसे? पारिवारिक मैटर उभर नहीं गया है। पारिवारिक मैटर कुछ चंद कारणों के कारण उभरा है। तो अब तो ये पारिवारिक कारण नहीं रहा ना। नहीं, कैसे नहीं बोल सकते पारिवारिक कारण तो आप टूट के सबके सामने आ गया बिहार की राजनीति में। राजनीति का अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए, खुदा ना खास्ते पशुपति कुमार पारस जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, वो फोर्थ स्टेज का मतलब जिंदगी के आखिरी पायदान पे हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, अगर उनको कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा ओकेजन हो जाता है, तो क्या चिराग पासवान जी अपने हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से अपना जो संस्कार होता है वो बाल छिलवाना या फिर जो भी हिंदू धर्म में माना जाता है वो तो करेंगे। में मतलब उम्मीद किया जाए कि चाचा भतीजा एक हो जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं, आप पार्टी के नेता तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। मतलब खुल के नहीं बताना चाह रहे, खुल के नहीं बताना। लिख लीजिए, बिहार का एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, वो भी जो अशिक्षित है, वो भी सारे व्यक्ति ये समझ रहे हैं कि चिराग पासवान क्या है, और वो चिराग पासवान में क्वालिटी दिख रही है। इसको कोई नहीं नकार सकता है। एक लास्ट सवाल आपसे ये लेना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से फेरबदल हुआ, चूंकि नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे और अभी आरजेडी के साथ चले आए, और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, तो तेजस्वी यादव जी ने अपने चुनाव में बहुत सारे वादे किए थे कि हम नौकरियां देंगे, बहुत सारी चीजें हुई थी, वो सारी चीज किसी से छुपा नहीं है। तो अब जब वो उप मुख्यमंत्री है और जो वो वादा किए थे, तो उसको किस तरह से जमीन पर उतारा जा रहा है अब तक, और क्या उतारा जाएगा, इसको किस रूप से आप देखते हैं? इस विषय पे तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से अभी नियुक्ति पत्र नीतीश बाबू और माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बांटा जा रहा है, ये कोई खैरात नहीं। ये अगर नियुक्ति पत्र बंट रहा है तो ये भी क्रेडिट, इसका भी क्रेडिट चिराग पासवान को जा रहा है और जाएगा। आप बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने अगर ये दबाव नहीं डालेंगे, पक्ष काम कर रहा है, विपक्ष नहीं है, तो पक्ष अपने मन से काम करेगा। अगर विपक्ष है आपके साथ तो विपक्ष तो आपको पुशअप करेगा ना, पुश तो करेगा ही। आपने ये वादा किया था, आपने ये वादा पूरा क्यों नहीं किया? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष यानी कि चिराग पासवान जी दबाव नहीं डालते तो नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन आज के डेट में बिहार के राजनीति में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चिराग पासवान जी की तरह मुखर होके बिना बेबाक बात करे? कौन ऐसा युवा नेता? बेगूसराय का ले लीजिए, बेगूसराय में भू माफियाओं की कमी है क्या? अवैध कब्जा, निजी जमीन पे अवैध कब्जा किए हुए हैं। तो सरकार तो कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई उसमें तेजी लाइए ना, उसमें तेजी लाइए। कार्रवाई आप टाइटिल लड़िए, 50 साल लड़ते रहिए टाइटिल। आप मर जाइएगा, आपका बेटा मर जाएगा, दादा परदादा, आप लड़ते रहिए। तो ये न्याय नहीं होता है, ये न्याय नहीं होता है। दिल्ली की राजनीति करेंगे। अच्छा, ये ना सीएम बनेंगे। लेकिन नीतीश जी इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। खारिज करने का अपना ओपिनियन होता है। अब नीतीश जी चिराग जी को बच्चा बताते, भाई एक बात बताइए, बच्चा बोले ना, अरे वो सब तो बच्चा है, उसको हम सिखाए हैं, हम देखे हैं। तो मतलब बच्चा अगर आज के डेट में आपकी जमीन, आपके पैर के नीचे से जमीन खिसका देता है, तो उस बच्चे को आप बच्चा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, उस बच्चे को आप बच्चा नहीं कर सकते हैं। और चिराग पासवान जी का शुरू से ये एजेंडा रहा है, नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ।
और चिराग पासवान जी का कोई डिमांड भी नहीं है कि मुझे मंत्रिमंडल में रखा जाए। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से अपने पार्टी की तरफ से, आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप संदेश दे सकते हैं। मेरा संदेश साफ साफ रहेगा कि जितने भी चिराग पासवान जी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के समर्थक हैं, सभी एकजुटता के साथ आए। और जैसा कि आरा से पदयात्रा चिराग पासवान जी, इससे पहले आशीर्वाद यात्रा उन्होंने किया था, जो कि काफी सराहा गया और काफी जन समर्थन भी उनको प्राप्त हुआ। तो ये पदयात्रा मैं बोल सकता हूं कि आशीर्वाद यात्रा जो पिछली बार की थी, उस पदयात्रा का, इस आशीर्वाद यात्रा का ये रिकॉर्ड पदयात्रा तोड़ेगी। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं ये थे हमारे सर, हमारे साथ थे चिराग पासवान जी के बहुत बड़े समर्थक हैं और चिराग पासवान जी के करीबी माने जाते हैं और पूरे बिहार के मुद्दे को लेकर ये चिंतित भी थे, चूंकि जिस तरह से करप्शन हो रहा है बिहार में, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और आए दिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सुसाइड का मामला या गरीब पर क्या कहते हैं वो अत्याचार का मामला ये सामने आता है। इसको लेकर सर अपने और सर बेबाकी से बोलते भी है, तो इसको लेकर सर से अचानक मिलना हुआ और सर एक छोटा सा बाइट सर अपना दे दिए। तो चिराग पासवान जी के करीबी माने जाते हैं और ये बिहार की राजनीति को लेकर वो बहुत सारी चीज अपनी मुखरता के साथ वो आपके सामने रखे। बाकी कैसा लगा हमसे इनसे बात करके वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और लगातार बने रहने नया 24 के साथ मैं हूँ आपके साथ असद इकबाल, फिर हाजिर रहूंगा आपके खिलौने। नमस्कार।